लोग कहाँ थे? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेशन की बात करी थी ना, हम लोग त्वरण की बात कर रहे थे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मैंने एक फार्मूला बताया कि हम आपके लिए क्या था, अगर m1 जाता है तो m1 sin थीटा 1 माइनस m1 sin थीटा 2 इनटू g अपॉन m1 प्लस m2। और टेंशन से जो फार्मूला बताया गया था वो था m1 m2 g sin थीटा 1 अपॉन m1 प्लस ये टेंशन के फार्मूला, ठीक है। हाँ, तो उसके बेसिस पे मैं तुमसे इसी टाइप से क्वेश्चन निकलवाए थे जी सर, और याद भी करने के लिए फार्मूला। अच्छा, एक बार बताओ, अगर मान लो गलती से तुमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया, उसी पे मैं पढ़ा रहा हूँ आगे के, तुमसे कहा मान लो यहाँ पर सिर्फ एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक ब्लॉक ये रखा है, एक ब्लॉक दो ब्लॉक, ये m1 ये m2 ये m3, एंगल कितना है थीटा। अब ये ब्लॉक कहाँ आएगा नीचे, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा ऊपर। अब तुमसे अगर इसमें एक्सेलरेशन पूछ लिया कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा या टेंशन क्या होगी, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को देखना, ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है m1 पर और ये एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मैं एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो m1 एंगल कितना हो गया sin 90, इन दोनों को खींच रहा है ना, m2 एंगल कितना हो गया sin थीटा माइनस खींचा है ये इसको, m3 एंगल कितना हो गया sin थीटा g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3। इस टाइप से हम लोग इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, मुझे बताओ, अगर मैंने एक क्वेश्चन बता दूं सर, यहाँ पर एक है m1 एक है m2 एक है m, मैंने तुमसे कहा यदि मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बोले सर एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स मास क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3, सिंपल सी बात, हमारा एक्सेलरेशन होगा f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा गया नॉर्मल फोर्स क्या होगा बिटवीन m1 एंड m2, m1 और m2 के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, मेनली क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। अगर कभी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि m1 और m2 के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तो सबसे पहले तुम्हें ये पता लगाना है कि ये सारे के सारे ब्लॉक चल किस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, किस एक्सेलरेशन से, ये सारे ब्लॉक इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो भी ए एक्सेलरेशन से। अगर ए एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तुमसे m1 और m2 क्या इसके बीच में पूछा गया, इसके बीच में पूछा गया, तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर मास देखना है कि देखो m1 और m2 पूछा गया, m1 और m2 के बीच में क्या पूछा है नॉर्मल फोर्स, क्या पूछा है नॉर्मल। अब m1 और m2 के बीच में कभी भी नॉर्मल फोर्स पूछा जाए तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले m1 के अगले वाले मास देख लो कौन कौन से हैं, m2 और m3, इधर की ओर चल रहा है, जिधर चल रहा है उधर देखते हैं, चल रहा है इधर तो इधर मासेस कौन से हैं m2 और m3, तो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में, अगर तुम m1 मानो तो मास क्या है m2 प्लस m3 इंटू a। अगर तुमसे पूछा जाता है नॉर्मल फोर्स बिटवीन m2 एंड m3, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता नॉर्मल फोर्स बिटवीन m2 एंड m3, तो नॉर्मल फोर्स m2 और m3 के बीच में, तो आप ये देखते कि सबसे पहले ये चल किधर रहा है, इधर ही तो चल रहा है। अगर इधर चल रहा है m2 और m3 के बीच में पूछा जाए तो खाली m2 के अगले का मास सिर्फ कौन सा बचा,
M3, तो जो नॉर्मल फोर्स हो जाता वो हो जाता M3 इंटू नॉर्मल फोर्स का यूज। और वैसे अगर देखो, अगर मैं वैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताऊं तो तुम तब पे ना तो समझ में आएगा और ना तुम्हारे पंजे पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इतने ज़्यादा फोर्सेस लग जाएंगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें खाली क्वेश्चन ठीक करना है एग्जाम हॉल में। और क्वेश्चन ठीक करने के लिए अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि M1 और M2 के बीच में कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं तो M1 के अगले जितने भी मास हैं उनको ऐड करके इससे गुणा कर ली एक्सेलरेशन से। ऐसे ही अगर मुझसे M2 M3 के बीच में पूछा गया तो मैंने क्या करना है, मुझे बस खाली M2 और M3, तो M3 ये है तो M3 की मल्टीप्लाई किससे कर देना है, एक्सेलरेशन से, बस हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, एक 2 किलोग्राम है, एक 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, मैंने फोर्स लगाया इधर से 20 न्यूटन, फोर्स लगाया 20 न्यूटन, ठीक है। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन में इसी में कहा कि तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक। 3 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना हो, ये बताना है सर। ये M2 प्लस M1 है ना, N2 प्लस N3 N3 इधर की ओर चलना है ना, N2 प्लस N3। ओके सर। तो ये मेरे को शो हो गया। अब देखो, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं तो टोटल मास को ऐड करूंगा, टोटल मास कितना कितना आया, टोटल मास कितना आया, तो आप बोले 10। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है 20, मास कितना है 10 या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो मेरा एक्सेलरेशन आया। अब तुमसे पूछा किसके बीच में, 3 और 2, 3 और 2 यही तो है। अब ये देखो मेरा ब्लॉक चल किधर होगा, इधर चल रहा होगा, ब्लॉक तो इधर चलेगा। अगर इधर चलेगा तो 3 के अगले जितने भी मास है, कितने मास हैं, 2 और 3। तो अगर तुमसे नॉर्मल फोर्स पूछा जाता तो दोनों मासों को ऐड किया और एक्सेलरेशन से क्या कर दिया, तो 2 और 1 3 दूनी 6, ठीक है। और इसी में पूछता बताओ 4 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स लगा होगा, तो फिर 4 और 3 के बीच में फिर हम देखते हैं 6 दूनी 12 न्यूटन लगा, 12 न्यूटन। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन ठीक है। अब हम बात करते हैं घर्षण, घर्षण की बात है, याद करूं हम बात करते हैं घर्षण। तो घर्षण देखो 3 टाइप से इसकी डिनोट है, एक काइनेटिक,
एक लिफ्टिंग और एक स्टैटिक, ठीक है, काइनेटिक, लिफ्टिंग और एक स्टैटिक। स्टैटिक घर्षण को हम लोग न्यू एस से डिनोट करते हैं, लिमिटिंग को हम लोग न्यू एल से और काइनेटिक को हम लोग न्यू के से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमेशा घर्षण को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इस घर्षण में क्या है, इस घर्षण में ये घर्षण कब तक लगता है, ये घर्षण कब तक लगता है जब तक वस्तु गति अवस्था में नहीं आती, गतिज अवस्था में नहीं आती। ये घर्षण तब तक लगता है जब वस्तु गतिज अवस्था के एकदम तैयार होती है। ये कब लगता है, जब वस्तु गतिज अवस्था में होती है। जब वस्तु गतिज अवस्था में होती है तब कौन सा लगता है, हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक, लिफ्टिंग और काइनेटिक। अब इन चीजों से एक चीज याद देखो, कुछ चीजें सबसे पहले तो ये है एक चीज और याद रखना, जो म्यू के होगा ना वो लेस देन होता है, क्योंकि म्यू के में फोर्स ज्यादा अच्छा है, फोर्स ज्यादा अच्छा है। जो तालियां अब इसमें एक चीज समझो दर्शन में, जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि जैसे कोई ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रक को हम लोग धक्का देते हैं तो ट्रक के अगले की ओर बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता, ठीक है। तो भाई हमने तो फोर्स दिया, ट्रक को आगे जाना चाहिए था, लेकिन ट्रक आगे गया ही नहीं, तो बड़ी मजबूरी है। तो हमने फोर्स दिया और ट्रक आगे नहीं गया, तो फिर हमारे द्वारा दिया गया बल गया कहाँ, ठीक है, हमारे द्वारा दिया गया बल गया तो गया कहाँ, तो खाली अब तो अभी हमारे स्कूल में आगे सब चीज क्या जो है ना वो लेस देन होता है म्यू एस, हमेशा। एक बात जरा सोचो, कोई भी बैलगाड़ी अगर चल रही है, कोई भी बैलगाड़ी चल रही, कुछ भी चल रहा है, तो तुमने देखा होगा कि या जैसे कोई चीज, जैसे मान लो कोई रोलर है, रोलर है, कोई पहिया रोका हुआ है, अब तुमने क्या किया, तुम आए, तुम जब स्टार्टिंग में उसे चलाने की कोशिश करोगे ना, तो कभी भी तुमने रियलाइज भी किया, जब तुम इसे चलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और एक बार चल गया तो उतना बल लगाना, ठीक है। कभी इस चीज को देखना, या तुम कोई भी चीज को धक्का दो एक बार, तो एक बार जब धक्के से गाड़ी किसी की बंद हो गई, फोर व्हीलर, ठीक है, अब आपको धक्का देना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे, जब वो चल पड़ेगी फिर तुम्हें इतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है जितना स्टार्ट, ठीक है। वो सब इन्हीं फ्रैक्शन के ही कारण, इन्हीं सब फ्रैक्शन के कारण। अगर मैं फ्रैक्शन फोर्स की बात करूँ, फ्रैक्शन फोर्स
फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है घर्षण बल, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, इसे F से डिनोट करते हैं और F हमेशा क्या होता है म्यू एन। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहूंगा तो यहाँ म्यू एस आ जाएगा, अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन कहूंगा तो यहाँ म्यू के आ, ठीक है। एन क्या होता है नॉर्मल फोर्स, एन क्या है नॉर्मल फोर्स, एन तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल, ठीक है, एन तुम्हारा नॉर्मल फोर्स। अब जरा एक बात सुनो, एक बंदा है वो फोर्स लगा रहा है किसी भी गाड़ी को करके आ रहा है, ठीक है। अब जरा सोचो इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, जो नीचे की ओर क्या लगेगा, ऊपर की ओर क्या लगेगा। तो अगर मैं नॉर्मल कहूँ, नॉर्मल किसके बराबर है, सर नॉर्मल किसके बराबर है mg। अब यहाँ पर नॉर्मल अगर mg के बराबर है और इसके अंदर फ्रिक्शन है, भाई जो भी तुम्हारी गाड़ी जिसके ऊपर खड़ी है, रोड के ऊपर खड़ी है, जिसके ऊपर खड़ी है, वहां पर क्या है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं लोग, फ्रिक्शन को बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब जरा सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, स्थैतिक घर्षण बल कितना होगा, तो वो हमेशा स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में तुम बल लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। यानी कि मैंने बल लगाया इधर, बल लगाया इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, और कहाँ लगेगा, जहां पर वस्तु किसी चीज से क्या है अटैच है। यानी कि देखो ये जो हमारी गाड़ी थी जमीन से अटैच है, तो यहाँ लगेगा पीछे की ओर, और कितना लगेगा म्यू एन, पीछे की ओर क्या लगेगा म्यू एन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इस फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो वो लगेगा म्यू एन, और एन किसके बराबर था mg, तो ये क्या हो गया म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया वो कितना लग गया म्यू एन, ठीक है, म्यू एन। अब कुछ चीजें मैं जरा एक छोटा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, देख लो किताब लेना बात में। मैंने कहा मान लो यहाँ 5 किलोग्राम का कोई मेरे पास लो, 5 किलोग्राम का फ्रिक्शन यहाँ पर मैंने म्यू माना, ठीक है। म्यू की वैल्यू मैंने कुछ भी मान ली 0.3, म्यू की वैल्यू कितनी मान ली 0.3, मान लो 0.3। सबसे पहले तुम बोले सर जी नीचे सबसे पहले तो mg होगा, और बोले ऊपर क्या लगा दो मैंने, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया, आप बोले 50 मीटर। अगर जी की वैल्यू 10 लेगी, जी की वैल्यू 10 लेगी तो कितना हो गया 50 मीटर। अब यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगाऊं, यहाँ पर अपन लगाता है फोर्स, ठीक। अब जरा सोचना अगर 5 किलोग्राम के ब्लॉक्स में कोई चींटी आके धकेले, चींटी आके इसे धक्का देना चाहता, तो क्या चींटी इसको आगे बढ़ा देगी, नहीं, ठीक है। 4 से चींटी आ जाए तब भी नहीं, 5 किलोग्राम काफी ज्यादा तब भी नहीं बढ़ा, सही नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता, फ्रिक्शन प्रेजेंट, तो एक चींटी भी अगर अपनी टांग मार देती ना तो ये सही है, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि अगर मैंने बल इधर लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स बल के कहाँ लगा, अपोजिट, और तुम बोले सर कितना लगेगा, तुम बोले म्यू एन, कितना लगेगा म्यू एन, म्यू एन पीछे। अब देखो अगर मैं F इक्वल टू म्यू एन करूँ तो तुम बोले एन की जगह पर कभी तुम mg लिखो, और म्यू की वैल्यू 0.3 थी, और mg अरे एन की वैल्यू, ये एन की वैल्यू कितनी आई थी 50, क्या बेटा 15 न्यूटन आ गया 15 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक पीछे की ओर घर्षण बल, पीछे की ओर अधिकतम
कितना बल लगाएगा? 15 न्यूटन। 15। अधिकतम कितना बल लगाएगा? 15 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से 4 न्यूटन बल दूं, क्या ये ब्लॉक चल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक को चलने के लिए 15 न्यूटन से ज्यादा बल की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लगा? 15 न्यूटन। सही, 15 न्यूटन। अगर मैं यहाँ पर 12 न्यूटन लगाऊं तब भी नहीं, 13 न्यूटन लगाऊं तब भी नहीं। लेकिन एक बात, तुम लोगों ने एक्शन रिएक्शन पढ़ा, एक्शन रिएक्शन पढ़ा। अब देखो जरा सोचो, मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से 5 न्यूटन बल लगा, कितना लगाया? 5। तो पीछे की ओर अधिकतम कितना लगता है? 15। तो मैंने 5 न्यूटन लगाया, ये चलेगा? लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है पीछे की ओर, जो फ्रिक्शन फोर्स है पीछे की ओर, मैंने जितना बल लगाया है उतना ही लगेगा। कहीं ऐसा नहीं है पीछे 15 ही लगेगा, पीछे अधिकतम कितना लगेगा? 15। अगर मैं यहाँ 5 न्यूटन लगा रहा हूँ तो पीछे की ओर कितना लगेगा? 5 न्यूटन। मैंने 6 न्यूटन लगाया तो पीछे की ओर क्या 6 लगेगा? न्यूटन। मैंने 15 लगाया तो पीछे क्या लगेगा? 15। मैंने 16 लगा दिया तो पीछे कितना लगेगा? 15। अधिकतम 15 लगेगा, अधिकतम 15 लगेगा। लेकिन मैं जितना लगाऊंगा आपको उतना ही आएगा, ठीक है? मैक्सिमम कितना आ सकता है पीछे से वापस? 15। ये मैंने कहा गया है। अब जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ से इस पर बल लगाया 8 न्यूटन, तो तुम बोले सर जी इधर से तुमने 8 न्यूटन बल लगाया है, तो पीछे से भी कितना लगेगा फ्रिक्शन के कारण? 8 ही लगेगा। कितना लगेगा? 8। ऐसा नहीं सब 15 लग जाएगा, नहीं 15 तो क्या लगता है? अधिकतम। 15 क्या लगता है? अधिकतम। अब तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, बताओ कि अगर मैंने यहाँ से 8 न्यूटन बल लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 8 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, ये चल रहा है? नहीं। मैंने कहा मैंने इधर से 10 न्यूटन बल लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन लगेगा। मैंने कहा मैंने इधर से 16 न्यूटन फोर्स लगाया तो 15 लगेगा? 15। अधिकतम 15 लगेगा। अधिकतम कितना लगेगा? 15। अधिकतम लगेगा 15। लेकिन फिर मैं जितना लगाऊंगा उतना ही लगता रहेगा, ठीक है? तो ऐसे तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है जो तुम्हारा कितना लग रहा है इसमें? 15 न्यूटन। तो तुम्हें अगर इसे चलाना है तो 15 न्यूटन से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब तुम समझे ट्रक क्यों नहीं चलता? ट्रक रुका हुआ है, तुमने ट्रक को धक्का मारा, ठीक है? तो उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, जो पहियों के पीछे का फ्रिक्शन फोर्स है, वो तुम्हारे बल लगाए गए बल से क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो अगर मान लो तुमने ट्रक को 30 न्यूटन बल लगाया और उसका मैक्सिमम पीछे है 250 न्यूटन, तुमने कितना लगाया? 30 न्यूटन, तो क्या वो चल जाएगा? नहीं। तो वो पीछे की ओर कितना लगाएगा? 30 न्यूटन। 30 ही लगाएगा। कितना लगाएगा? 30 ही लगाएगा, ठीक है? तो एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे क्या कर लेंगे? कैंसिल आउट कर लेंगे। इसीलिए ट्रक नहीं चलता है, इसीलिए ट्रक नहीं चलता, ठीक है? अगर तुम उसके ज्यादा बल लगा दो तो वो चल जाएगा। अब देखो बच्चे इसकी जरा देखना, सर एक बार बताओ, मैंने 8 न्यूटन बल लगाया, क्या ये वस्तु चली? नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना कहलाएगा? 8। मैंने 9 लगाया, चली? नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाएगा? 9। मैंने इसमें 15 न्यूटन फोर्स लगाया, तो जस्ट पीछे के बराबर है, तो वो कौन सा कहलाएगा? लिमिटिंग। लेकिन अगर मैंने 15 से थोड़ा भी ज्यादा लगाया तो चल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? अब मैंने क्या किया, यहाँ 17 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो ये चल पड़ेगा? चल पड़ेगा। तो पीछे की ओर कितना फोर्स लगेगा? 15। वो कहलाएगा काइनेटिक। क्या कहलाएगा? काइनेटिक। वस्तु चल पड़ी। काइनेटिक में कोई भी वस्तु होती है वो क्या होती है? चल पड़ती, तो वो कहलाएगा काइनेटिक।
क्वेश्चन दे दिया, मास दे रखा है। पहला मैंने आंसर कहा, पहला सबसे पहला अगर मैं 15 न्यूटन पर लगाऊं, कितना लगाऊं? 15 न्यूटन। तो तुम्हें बताना है स्टैटिक, काइनेटिक और एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले बताओ सर, स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा, लिंकिंग भी लिख सकते हो चाहे तो, लिंकिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। लिंकिंग का लेकिन है नहीं, इसलिए लिंकिंग का नहीं है, लिंकिंग का भी लिख सकते हो। आप लोगों के अगर कोई भाई बहन है छोटे, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट जो चांस होता है मेरी तैयारी करता है वो 11वीं क्लास से होता है। अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट 11वीं से कोचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने जो टीचर है ना, जो तुम्हारे जो भी जो तुम्हें पढ़ाते हैं या जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके बहकावे में ना आए। वो लोग यही कहते हैं इंटर तो पास हो, ठीक है, इंटर पास होता रहेगा सबसे, इंटर में कुछ नहीं रखा है। तो इसीलिए अगर कोई 11वीं में हो तो उसे कहो 11 से तैयारी करना स्टार्ट करो। एक टारगेट बनाए, टारगेट मीट है तो 11 से टारगेट बना के तैयारी करो, बहुत अच्छा है। अब देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैंने कहा था फोर्स मैंने कितना लगाया? 15 न्यूटन। मुझे बताओ सबसे पहले तुम्हें निकालना है कि स्मॉल एफ क्या लग रहा होगा। आप बोले मूवमेंट कितना लगता है, बोले न्यू की वैल्यू 0.2, एम कितना हो जाएगा? एम जी कितना हो जाएगा? एम इंटू जी, 20 न्यूटन हो गया। कितना आ गया? इसका मतलब पीछे की ओर अधिकतम फोर्स कितना लगेगा? 20 न्यूटन। आगे मैं कितना लगा रहा हूँ? पहले ऑप्शन में 15 न्यूटन। कितना लगा रहा हूँ? क्या ये ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो गया? 0। पहले के लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। चलेगा ही नहीं। अब मुझे बताओ इसमें ये नहीं चल रहा है तो इसमें स्टैटिक लग रहा है कि लिमिटेड की काइनेटिक? स्टैटिक लगा है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? पीछे मैक्सिमम कितना लगता है? 20 न्यूटन। और मैं कितना लगा रहा हूँ? तो स्टैटिक कितना लगेगा? कितना लगेगा? ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन। और काइनेटिक कितना लगेगा? अरे तो चल ही नहीं रहा है तो काइनेटिक कितना लगेगा? 0। जब चल ही नहीं रहा है तो काइनेटिक कितना लगेगा? 0 लगेगा। अब आते हैं हम दूसरे वाले पर। दूसरे में देखो फोर्स कितना है? 25 न्यूटन, ठीक है। अब बताओ आगे 25, पीछे कितना लगेगा? 20। कितना बचा? 5। वो 5 फोर्स क्या कर रहा है? इसे आगे बढ़ा रहा है। इसे कहाँ बढ़ा रहा है? आगे। तो अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं सेकंड तो तुम बोले सर कि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स कितना बचा? 5। मास हो गया 10। क्या 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? अब मुझे बताओ ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है। अगर ये चीज चल रही है तो स्टैटिक कितना हो गया? 0। और काइनेटिक कितना हो जाएगा? तो पीछे की ओर अधिकतम कितना लगता है? 20। पीछे की ओर अधिकतम कितना लगता है? 20 न्यूटन। पीछे की ओर अधिकतम कितना लगेगा? 20। चल रही है ना ये चल रही है तो कितना हो गया? 20। ठीक। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं 20 न्यूटन ही फोर्स लगाता इधर, मैं कितना फोर्स लगाता? 20 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक चलता? नहीं, लिमिटेड होगा। क्योंकि जितना आगे उतना पीछे। टोटल कितना हो गया? 0। टोटल हो गया 0। तो मैं ये कह सकता था कि मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 20। काइनेटिक भी 0, स्टैटिक भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है।
एंगल ऑफ रिपोर्ट, एंगल ऑफ रिपोर्ट, एंगल ऑफ रिपोर्ट का पहले कुछ और अभी बात नहीं है। एंगल ऑफ थोड़ा अगले बढ़ गए। तो बच्चे एक बार बताओ, मुझे बताओ, ये कोई मास है एन, यहाँ फ्रैक्शन है न्यू, इधर बल लगाया है, मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है। मुझे क्या बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो तभी होगा जब पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे एफ क्या ले जाता है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात समझो, सबसे पहले मुझे बताओ नीचे क्या लग रहा है, तुम बोले ऊपर क्या लग रहा है, बोले नॉर्मल किसके बराबर हो गया, फोर्स अगर इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, और कितना लगेगा, तो ये इसमें एक्सेलरेशन तभी होगा यदि एफ इज ग्रेटर देन फोर्स म्यू एन से क्या हो ज्यादा, तभी तो चलेगा। अब मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आगे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, पीछे की ओर कितना लग रहा है, बोलो म्यू एन, और जितना बल बचा उसी से तो चलेगा ये। अरे आगे कितना लग रहा है एफ, पीछे क्या लगेगा, हमेशा लगेगा भाई, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो आगे एफ पीछे म्यू एन, जितना बचा उसी से तो चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो आप बोले एफ माइनस म्यू एन अपॉन एन, ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन में मैंने तुमसे एक्सेलरेशन अगर पूछ लिया, मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स कितना लगा रहा हूँ 10 मीटर, फ्रिक्शन कितना है 0.0, एक्सेलरेशन तुमसे पूछ लिया, तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, -3। इधर देखो, किसी का आंसर आया एक्सेलरेशन का, अरे अगले फोर्स कितना लग रहा है 10, पीछे क्या लगेगा म्यू एन, जितना बचा एम ए तो हो गया, तो बोले आप म्यू की वैल्यू 0.2, एन क्या होगा एन जी, एन कितना है 2, जी कितना होगा 10, बोलो इसमें इसकी गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 10 में से 4 गया 6, तो एक्सेलरेशन कितना आया मीटर पर सेकेंड, तो आया मीटर पर सेकेंड।
एक्सेलरेशन कितना होगा? अब दो ब्लॉक लगे हुए हैं, अगर दो ब्लॉक लगे हुए हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर दो ब्लॉक लगे हुए हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स कितना लगाया लेकिन सबसे पहले क्या करो बेटा, जितने मास है सबको जोड़ दो, 2 और 1 3। अगर मैंने सबको जोड़ लिया, मेरा मास आया 3 किलोग्राम। आगे कितना लगा है? 10। पीछे कितना लगेगा? न्यू। एंड क्या हो गया? 3g। एंड क्या हो गया? 3g। तो बोलो 10 माइनस न्यू की वैल्यू 0.3, एंड की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 10 बराबर एंड 1। तो एंड कितना है? 3। ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, वो भी क्या होगा? समान ही तो होगा। अरे जिससे ये जा रहा होगा उसी से ये जा रहा है, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया। तो 10 माइनस 6, वो सॉरी 9, 10 माइनस, तो एक्सेलरेशन आया 1/3 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने आपसे टेंशन पूछी सर। हाँ, going to 10 का ये कहाँ से आ गया? ऊपर 10 ये बेटा म्यू एम जी। देखो इक्वेशन जो होती है एफ माइनस एफ आगे की ओर 10 माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एक तो लगेगा। देखो यहाँ पर मास कितना है? 3 कितना है? 3। तो पीछे की ओर फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एन, और एन किसके बराबर होता है? एम जी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आगे की ओर एफ, पीछे की ओर क्या लग रहा है? म्यू एन। तो म्यू की वैल्यू ये होगी, एन की वैल्यू क्या होगी? एम जी। तो एम 3, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। ठीक है, बराबर एन बराबर ऐसे। अब मैंने इसमें टेंशन पूछी, बताओ मेरी टेंशन क्या होगी? तो मुझे बताओ टेंशन सिर्फ जो रस्सी में स्ट्रिंग में टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम मास के लिए खींचने के लिए जरूरत पड़ रही, उसका 2 किलोग्राम से कोई मतलब नहीं। अगर 2 किलोग्राम से कोई मतलब नहीं है, आप बोले सर सिर्फ 1 किलोग्राम को ये खींच रही है, खींच रही है आगे की ओर, यही तो टेंशन लग रहा है। मुझे बताओ 1 किलोग्राम पर पीछे की ओर क्या लगेगा? म्यू, और 1 किलोग्राम के लिए एन क्या होगा? 1g। एन क्या होगा? 1g। सही है सर। यहाँ पर तुमने 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि टेंशन को 2 से मतलब नहीं है। टेंशन सिर्फ 1 को खींच रही है। ये वाली टेंशन, जो भी टेंशन होगी, जो भी टी है, वो सिर्फ 1 किलोग्राम मास को खींच रही है। अब मुझे बताओ आगे की ओर कितना बल लगा है? टी। आगे की ओर क्या लग रहा है भैया? तो ये आगे ही तो जा रही है, इसका मतलब टी ज्यादा, टी ज्यादा। कम कौन? म्यू एन बराबर एम जी बराबर एम ए। एम कितना है? 1। ए कितना है? 1.3 1/3 ऐसे। ठीक है, तो टी बराबर हो जाएगा 1a एम ए। क्या हो जाएगा? एम ए। इधर जाके हो जाएगा तो प्लस का म्यू एन। तो 1 ए की वैल्यू कितनी है? 1/3। म्यू की वैल्यू तुम बोले 0.3, एन की वैल्यू 1g। यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किसमें आएगा? न्यूटन। किसमें आएगा? फिर एक बार देखो जरा, टेंशन को देखना। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो स्ट्रिंग की जो टेंशन है, ये टेंशन बेचारी सिर्फ 1 किलोग्राम को खींच रही है। मुझे बताओ ये खींच रही है इधर, लेकिन पीछे क्या है? फ्रिक्शन।
नीचे क्या है, फ्रिक्शन है, वो चल रही है, इधर तो फ्रिक्शन क्या लगेगा। अरे तुम खुद बताओ, एक तुम्हारे घर पे जो भी फर्श पड़ी हुई है, जैसे ये वाली फर्श पड़ी हुई है, इस पर तुम एक ब्लॉक को खींचो, ठीक है, इसको एक ब्लॉक, अब एक को तुम वो गड्ढों वाले रोड पर पहुंच जाओ, ब्लॉक पर उस पर खींचो, तो गारंटी से गड्ढे वाले ब्लॉक पर खींचने में तुम्हें ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। क्यों ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि बेटा फ्रिक्शन ही खुरदरापन होता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है, तो जितना ज्यादा खुरदरा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो उतना ज्यादा पीछे की ओर लगेगा, तो उतनी ही ज्यादा तुम्हें बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अगर खींच रहा हूँ तो पीछे की ओर देखो, ये टी को 2 से मतलब नहीं है, सिर्फ अपन को इससे मतलब है, इससे मतलब है, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, 1 किलोग्राम है तो बंजी, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, बंजी। अब बताओ अगले टेंशन कितना लग रहा है, टी, तो टी ये आगे ही तो आ रहा है, आगे आ रहा है यानी कि टी ज्यादा यानी कि कौन सा कम, म्यू एन, तो टी माइनस म्यू एन बराबर एम, ठीक है, एम ए। अब एम का वैल्यू मैं बन जानता था, अब बताओ जितना एक्सेलरेशन जितना तो इसका होगा ही एक्सेलरेशन इसका, तो इसका एक्सेलरेशन मेरा कितना निकल के आया, तो मैंने एक्सेलरेशन की जगह रख दिया, म्यू ये और एन की जगह रख दिया, तो एम जी, ठीक है, ये हो गया एम, तो एम जी इसके बाद एक फुट ड्रॉप है, जिधर मैंने एफ पर लगाया, थीटा डिग्री एंगल पर, फ्रैक्शन तुम्हारा म्यू, फ्रैक्शन तुम्हारा कितना है। अब मैंने तुमसे इसका एक्सेलरेशन पूछा, इसका क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा। अब सर जब भी मैंने, जब फ्रैक्शन मेरा अपसेंड था, फ्रैक्शन अपसेंड का मतलब जब मेरा फ्रैक्शन था ही नहीं, क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं था, तो मैंने बस आपने तो सीधे कह दिया था सर एफ कॉस थीटा बराबर है नहीं, ये तो कर दिया था। मैंने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन त्वरण हमेशा सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लगता है उसके कारण ही होता है, ठीक है, जो भी पैरेलल फोर्स लगता है उसके कारण ही होता है। अब यहाँ पर क्या है, एफ, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फ्रैक्शन, लेकिन अगर फ्रैक्शन प्रेजेंट हो तो इसमें ये थोड़ी मामला बदल जाता है, मामला थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा बता देना, बताओ। कोविड-19 होना छुट्टी है। कोविड-19 होता है, वो कोरोना नहीं होता है। वायरस का नाम तो वही है। अबे तुम लोग तो ऐसे चुप हो गए, सर्दी आ रहा है, सांप सूंघ गया होगा भाई। खांसी दवा जो हो गया, बोले जो बोला वो टंग जाएगा, और मोटी सबसे पहले टंगेगी। कौन बोला? जो तुमने सोचा जो तुमने सोचा होगा। हमने ऐसे नहीं सोचा ही नहीं, तुम जैसे लोग कुछ बोली टेंशन। अरे दादा ऐसे ना देखो यार, देखो अगर फ्रैक्शन कभी भी प्रेजेंट होता है तो लोगों ने घर जाकर पढ़ाई करी थी, आधे घंटे पढ़ा था। घर जाके बेटा पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ऐसे वही मैं कहता हूँ तुमसे जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा सरल पड़ जाएगा तुमसे, और क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि अपन की कमजोरी कहाँ है ना, कमजोरी कहीं पता चलती है। तो जो सिलेक्शन रोकता है ना वो फिजिक्स ही रोकती है, मैं आपको बताऊँ, फिजिक्स सिलेक्शन रोकती है हमेशा, और फिजिक्स सिलेक्शन इसलिए रोकती है, फिजिक्स के तुम क्वेश्चन ही नहीं लगाते हो, अब फिजिक्स से क्योंकि उसमें थ्योरी तो आती है, थ्योरी बहुत कम आती है, अगर तुम लिखते हो तो देखो थ्योरी बहुत कम आएगी, अब तुमने क्वेश्चंस लगाए नहीं, अब जब फिर तुम्हारा दिमाग घूमता रहता है तुम बायोलॉजी करते हो, एक तो रीडिंग फिर आते हो केमिस्ट्री पर, जी सर, फिर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचता,
और जो बचता है वो खत्म हो चुका होता है। फिजिक्स करने का मन ही नहीं हैं फिर तुम लोग देखते हो फिजिक्स इसका ये सही है, इसका ये सही है, इसका ये सही है, सॉल्व कुछ किया नहीं और आंसर तो रह गई है। ठीक है, कुछ एक चीज मैं बताऊँ आपके लिए, आप लोग रियलिटी में बता रहा हूँ, आप लोगों ने कभी देखा नहीं, जैसे एक प्रवक्ता का पेपर आता है। प्रवक्ता मतलब जितने गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर बनते हैं, ठीक है, इंटर कॉलेज में बता रहा हूँ, हाई स्कूल के नहीं, पीजीटी लेवल छोटा होता है, पीजीटी का बता रहा हूँ, इंटर कॉलेज के प्रवक्ता बनते हैं, लेक्चरर होते हैं। उनका पेपर आपने फिजिक्स का उठा के देख लेना, चाहे बायोलॉजी का उठा के देख लेना, अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ ली तो ठीक है, बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी की ठीक से एनसीईआरटी पढ़ ली तो तुम वो पेपर निकाल दो, इतना सरल पेपर लेवल लिया जाए तो, लेवल की बात कर रहा हूँ, नीट का ऐसे अगर तुमने सिर्फ डीसी पांडे में कहता हूँ, सिर्फ तुम डीसी कोई बंदा अगर प्रवक्ता बनना चाह रहा है, कोई बंदा इंटर कॉलेज का टीचर बनना चाह रहा है, ठीक है, पहले तो वो अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट कर ले, जो भी डिग्रियाँ चाहिए होती है वो डिग्री कंप्लीट कर ले, कुछ ना पढ़े, सिर्फ डीसी पांडे पढ़ ले, वो भी तुम्हारी नीट की, आईआईटी को छोड़ो, सिर्फ नीट की पढ़ ले, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पूरी कवर अप करना, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं। और वही मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोगों का लेवल वो है ना, तुम लोगों का वो लेवल है कि तुम लोगों को डीसी पांडे, अगर तुम सिर्फ डीसी पांडे कर लो बस, कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से कोई मॉड्यूल्स, और ज़्यादा मॉड्यूल्स के चक्कर में पढ़ना ना, ठीक है, कोई तुम्हारा कोई चचेरा भाई है, कोई ना कोई सलाह दे देगा, अरे ये उससे पढ़ लो, कि कोई कहेगा आकाश से पढ़ लो, कोई कहेगा पीडब्ल्यू से पढ़ लो, ठीक है, कोई कहेगा एलएलबी कर लो, कतई मत लगाओ, एक चीज लगाओ, अगर कोई मॉड्यूल लगा रहे तो सिर्फ एक के लगाओ, कोई किताब लगा रहे तुम्हें एक ही नहीं लगा मिलेगी भाई, वो तो तेरा ढंग से लगाओ, हम कह रहे हैं जैसे मान लो तुम कोई भी मॉड्यूल लगा रहे हो तो सिर्फ मॉड्यूल लगाओ, अपनी किताब मत लगाओ, ठीक है, और किताब लगा रहे तो सिर्फ किताब लगाओ और कुछ मत लगाओ, क्योंकि इतना टाइम तुम लोगों के पास नहीं है, तुम लोगों को लग रहा है टाइम तुम्हारा गया, टाइम तो ऐसे भागेगा बहुत तेजी से, अरे थोड़े दिन पहले तुम्हें लग रहा होगा 1-2 हफ्ते पहले अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और कल अपना एनएलएम खत्म हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कल खत्म हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जितनी देर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ली है, वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन उतनी दिन में, जितने में एनएलएम खत्म हुआ उतने दिन वो दोनों खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही सर्कुलर मोशन खत्म हुआ और ग्रेविटेशन आया तो समझ लो आधी 11th रही, मतलब ये है मेरे कि एक हफ्ते के अंदर तुम आधी 11th पर पहुंच जाओ, तो टाइम गया, टाइम जाते पता नहीं चल रहा है टाइम कहाँ जा रहा है। तुम लोगों को सिर्फ अब क्वेश्चंस लगाते रहो बेटा, एक चीज और है, देखो मैं एक बार चाहे अगर कोई बंदा ये कर पढ़ कि टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन होता है, टीचर के पढ़ाने सिलेक्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन तभी होता है तुम अपने आप को, मैं तुम्हें कितना ही कुछ पढ़ा दूँ, कितना ही अच्छा मैं यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन लगा दूँगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन की यहाँ पर रूपरेखा बता सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आप फंसोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि गड़बड़ कहाँ होगी, ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आपको ही लगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको ही लगा। अब जैसे मैंने बेटा इस टाइप के क्वेश्चन लगा दिए, अब इससे कितने भी क्वेश्चन आए वो आपको लगाने हैं ना, मुझे क्या है, मैं तो पढ़ा के आराम से चला जाता। अगर मैं इसकी बात करूँ बने, ठीक है, फोर्स की और क्या म्यू की बात करें फोर्स की, सर अगर कभी भी ये कंडीशन फंस जाए, देखो अगर फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन तो चुपचाप एफ कॉस थीटा बराबर एम, एफ कॉस थीटा बराबर, इससे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे एफ कॉस थीटा बराबर एम, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, एफ को जब इधर लाओगे तो और एफ को जब इधर ले जाओगे एफ साइन नीचे क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, पीछे क्या लगेगा, फ्रैक्शन, नीचे क्या लगेगा, इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक नीचे अगर mg लग रहा है तो ऊपर, और अगर इधर फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन, एक ऊपर की ओर कौन से बल लग रहे हैं, f sin थीटा प्लस बराबर, नीचे की ओर क्या लग रहा है, तो लग रहा है, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल निकालूं तो आप बोले mg माइनस f,
mg माइनस अब मुझे पता है किस फोर्स के कारण चल रहा है ये, तो चलेगा F किसके cos थीटा के कारण, कारण और पीछे की ओर क्या लग रहा है, पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू एम, और जो बचा जो उसी से चल रहा है, उसी से तो चल रहा है, बराबर क्या बचा एन, खुद बताओ, आगे की ओर एफ कॉस, पीछे की ओर म्यू, जो बचा उससे चल रहा है, बराबर क्या हो गया एन, बराबर हो गया। अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो सबसे पहले एफ कॉस थीटा नॉर्मल की वैल्यू यहाँ, तो नॉर्मल की वैल्यू होती एम जी माइनस एफ साइन थीटा बराबर, तो एक्सेलरेशन की फार्मूला आया एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन अब अगर ठीक है, ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ कि पुल कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, खींच रहे हैं बेटा, अगर नहीं पुल अगर तुम किसी भी चीज को अगर तुम खींचोगे, थीटा एंगल पर अगर खींचोगे तो जो फोर्स लगेगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा उसका ये होगा। लेकिन यदि बताओ बच्चों, यदि मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूँ, फोर्स लगाता है, किस एंगल पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने कहा थीटा, किस पर लगाऊंगा थीटा, मास है m। अब देखिए सबसे पहले फ्रिक्शन है म्यू, तो इसके कंपोनेंट देखो, तो इधर हो गया एफ कॉस थीटा, और नीचे की ओर क्या हो गया एफ साइन थीटा, और नीचे क्या लग गया एम जी, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। फोर्स अगर इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा, कितना होगा, खुद बताओ। मैं अगर बेटा ऐसे पुश कर रहा हूँ किसी चीज तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो गया और एक कंपोनेंट वर्टिकल, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर पुश करूंगा